क्वेश्चन तो हम लेकर आ गए हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में काफी टाइम से रिपीट हो रहे हैं और इनको छोड़कर तो हम बिल्कुल भी एग्जाम देने जा ही नहीं सकते। तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस पर एक बारी डाल लेते हैं अपनी नजरें। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। यार अब देखो, जब प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आती है तो उससे ना एक नई संस्कृति डेवलप हो जाती है। किसकी संस्कृति? रीडिंग की। अब यार पहले जब किताबें हैं ही नहीं सर्कुलेशन में तो लोग पढ़ेंगे कैसे? बट जब किताबें आने लगी, जब किताबें छपने लगी, लोगों की डिमांड को किताबें पूरा करने लगी, तब लोग किताबें खरीदने लगे और एक नया कल्चर जो है, एक नई संस्कृति जो है रीडिंग की डेवलप भी होने लग जाती है। तो चलिए इसी की बात करनी है कि विद द प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस आती है, एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, टाइम लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद अ ग्रेटर ईज। ठीक है, तो क्योंकि धड़ाधड़ जो है किताबें प्रिंट हो रही थी तो ज्यादा क्वांटिटी में आ गई। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स लगेगा, सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो गई, दैट मीन्स उसका प्राइस क्या हो जाएगा? कम, है ना। तो जब प्रिंटिंग होने लगी, बहुत सारी किताबें छपने लगी तो कॉस्ट कम हो गई, प्राइस कम हो जाएगा किताबों का, ज्यादा लोग परचेज कर पाएंगे। टाइम और लेबर जो कि हर बुक को बनाने में लगता था वो कम हो गया, कम समय में बन जाती थी, कम लोगों के सहारे बन जाती थी किताबें, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती थी आसानी से। बुक्स जो है फ्लडेड द मार्केट, मतलब फ्लडेड द मार्केट मतलब एक बाढ़ ही आ गई किताबों की, बहुत सारी किताबें मार्केट में आ जाती हैं। एंड रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप का मतलब है कि बहुत से लोगों तक जो है किताबें पहुंचने लग जाती हैं। Access to books created a new culture of reading. Earlier reading was restricted to the elites. Common people lived in the world of oral culture. They heard sacred texts, read out ballads, recited folk tales, narrated. Knowledge was transferred orally and people collectively heard a story, saw a performance. Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient numbers. Now books could reach out to wider sections of people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. तो यार यहाँ पे यही बात की जा रही है कि access to books, लोगों को कितना क्या मिल जाता है? एक्सेस मिल जाता है, किताबों तक पहुंच मिल जाती है, तो उससे एक नया कल्चर रीडिंग का क्रिएट होता है। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलीट्स, पहले ना सिर्फ जो एलीट लोग होते थे, ऊंचे तबके के लोग होते थे, तो सिर्फ वहीं तक रीडिंग रिस्ट्रिक्टेड रहती थी क्योंकि लिमिटेड किताबें थी, वही खरीद पाते थे, महंगी होती थी। लेकिन अब जो है कॉमन लोग जो कि एक ओरल कल्चर के वर्ल्ड में रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या है, किताबें कम है तो क्या होता था, ज्यादातर लोग जो कॉमन पीपल है वो एक ओरल कल्चर के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे कि जहां पर मेरे पास एक किताब आ गई, क्योंकि बाकी तो किताबें हैं नहीं, मैंने जो है ना कहानी पढ़ के बहुत सारे लोगों की सभा में सुना दी, तो बाकी लोग सिर्फ सुन पा रहे हैं। लेकिन अब लोग खुद पढ़ भी पाएंगे क्योंकि किताबें ज्यादा नंबर्स में आ गई हैं। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट, तो सेक्रेड टेक्स्ट जो धार्मिक टेक्स्ट हैं उनको रीड आउट करा जाता था, बैलेड शूरवीर की जो गाथाएं होती है उनको रिसाइट करा जाता था, फोक टेल्स लोक कथाओं को नरेट किया जाता था। नॉलेज जो है इट वाज ट्रांसफर्ड ओरली, ओरली जो है नॉलेज, मेरे को नॉलेज आ गई किताब पढ़ के तो मैं उसको ओरली दूसरों को बता रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। पीपल कलेक्टिवली, मतलब एक भरी सभा में लोग जो है कहानियां पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स, तो पहले एक्सपेंसिव भी थी, सफिशिएंट नंबर्स में भी नहीं प्रोड्यूस की जाती थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर ऑडियंसेस, wider sections of the people, and if earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. तो पहले जो है सिर्फ यहाँ पर एक hearing public रहती थी, अब एक reading public आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो है एक hearing public एग्जिस्ट करती थी कि लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कहानियां जो है पढ़ी जा रही हैं, रिसाइट करी जा रही हैं, बट नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब सबके पास किताबें पहुंच गई तो अब वो पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप? प्रिंट कल्चर यूरोप में कैसे आ जाता है, एक्सप्लेन। तो यहां पर बच्चा पार्टी थ्रू द सिल्क रूट इन द 11th सेंचुरी द चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप फ्रॉम चाइना। तो सिल्क रूट के थ्रू 11th सेंचुरी में, याद रखिएगा ये टाइम पीरियड, चाइना का जो सबसे पहले पेपर है वो पेपर यूरोप पहुंचता है और उसके बाद पेपर मेड इट पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हिच वर केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पेपर से क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है, which were carefully written by scribes। तो स्क्राइब्स होते थे जो बड़ी स्टाइलाइज्ड राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में लिखा करते थे, तो ये स्क्राइब्स जो है केयरफुली लिख रहे हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पे छप रही हैं। इन 1295 में मार्को पोलो जो कि एक एक्सप्लोरर थे,
डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह। तो ये जो है इटली वापस पहुंचते हैं आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। चाइना में बहुत साल रहने के बाद, बहुत समय बिताने के बाद, व्यतीत करने के बाद ये वापस कहां पहुंचते हैं? इटली पहुंचते हैं। He brought the knowledge of wood block printing from China and the Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to the other parts of Europe. तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ये जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो लकड़ी के ठप्पे से होते थे, उनकी जो उससे जो छपाई होती थी चाइना के अंदर जो चालू हुई थी, वो नॉलेज ये लेकर आते हैं। इन्होंने देख लिया था चाइना में, वो नॉलेज अपने साथ ही लेकर आ जाते हैं यूरोप के अंदर। और कहाँ लेकर आते हैं? इटली में, ठीक है। तो इटली में आते हैं, वहां पे लेकर आते हैं ये नॉलेज, और फिर ये नॉलेज जो है बाकी यूरोप के हिस्सों में भी फैल जाती है। रिलीजियस प्रीचर्स सच एज बुद्धिस्ट वर आल्सो हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग दिस नॉलेज फ्रॉम चाइना टू यूरोप। तो बुद्धिस्ट जो प्रीचर्स थे, ठीक है, जो अपने धर्म को फैलाते हुए इधर उधर घूमते थे, तो वो भी एक तरीके से इस नॉलेज को लेकर आते हैं यूरोप में। बट क्रेडिट मार्को पोलो को दिया जाता है, जो कि जिन्होंने काफी समय व्यतीत करा है चाइना के अंदर, और फिर उनको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज मिल जाती है, तो फिर उन्होंने भी ये नॉलेज फैला दी। कहां पर? पूरे यूरोप में। पहले इटली के अंदर ले आए, फिर यूरोप में फैल गई। चलो, तीसरा प्रश्न यहां पर आता है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, 3 इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और बच्चों ये 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंडीशंस कैसे क्रिएट हो जाती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहां पर है आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर, प्रिंट पॉपुलराइज्ड, ठीक है। प्रिंट की वजह से जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जिनको बहुत नॉलेज थी उस टाइम पे, उन थिंकर्स के आइडियाज जो हैं काफी पॉपुलर हो जाते हैं लोगों के बीच में। लोगों को उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है, लोग उनको पढ़ने लगते हैं, और लोगों को रियलाइज होता है कि आज तक तो हमने ये सोचा ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक रूल ऑफ द डिवाइन चलता था कि जो राजा है ना, वो आ गए हैं, राजा जिस भी तरीके से शासन करे, तो लोग ये समझते थे कि राजा भगवान का एक अवतार है, राजा जो कर रहे हैं हमें मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है, जो कर रहे हैं सही है। बट जब ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स आते हैं, तो ये लोगों को ये रियलाइज करवाते हैं अपने राइटिंग्स के जरिए कि ये जो भी चल रहा है ये ठीक नहीं है, पागल मत बनो तुम, ठीक है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। तो बेसिकली इन सबकी जो राइटिंग्स है, वहां पर एक क्रिटिकल तरीके से कमेंट्री करी जाती थी ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिक रूल पर, राजा के डेस्पोटिक रूल, जो एब्सोल्यूट रूल चलता था बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, उसको क्रिटिसाइज करा जाता था। जो ट्रेडिशन के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे चीजें चल रही थी, उन सभी को क्रिटिसाइज करा जाता था। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम, ठीक है। तो ये लोग फोकस करते थे कि रीजन के बेसिस पे शासन होना चाहिए, आपके नॉलेज के बेसिस पे शासन होना चाहिए, ये नहीं कि कस्टमरी जो भी चलता आ रहा है आप वो मानते जाओ, नहीं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड दैट एवरीथिंग शुड बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। हर चीज को रीजन और रैशनैलिटी के बेसिस पे जज कीजिए, ऐसे ही नहीं। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, thus eroding the legitimacy of a social order based on tradition। तो ये लोग जो है ना, चर्च की एक सेक्रेड अथॉरिटी पर भी अटैक करते हैं, जो राजा है उसकी डिस्पोटिक पावर पर भी अटैक करते हैं, जो लेजिटिमेसी चलती आ रही थी, सोशल ऑर्डर जो बना रखा था उस पर भी अटैक करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिएगा, वॉल्टेयर और रूसो, हमारे ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, इनकी रीडिंग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, बहुत लोग इनको पढ़ने लगते हैं, किताबें पढ़ने लगते हैं, और इससे लोगों की आंखें खुल जाती हैं और लोगों को समझ में आता है कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज यहां पर जो हुई थी, प्रिंट की वजह से एक डायलॉग और डिबेट का कल्चर क्रिएट हो जाता है। अब पढ़ने लग गए, नॉलेज आ गई, समझ में आ गई चीजें, तो जैसी चीजें चल रही थी उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, रीजन की पावर पे फोकस करने लगते हैं, चीजों पर सवाल उठाने लगते हैं, क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, जो आज तक लोग करते नहीं थे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आइडियाज, बिलीव्स हैं, उन पर सवाल उठाने लगते हैं। एंड विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन ऑल्सो केम इनटू बीइंग। तो इसी कल्चर के तहत जो सोशल रेवोल्यूशन के आइडियाज हैं कि हम एक रेवोल्यूशन भी ला सकते हैं, बदलाव भी ला सकते हैं, वो सारे आइडियाज भी लोगों को आने लगते हैं। और उसी के साथ जो लास्ट पॉइंटर यहाँ पर आपको लिखना है कि ऐसा लिटरेचर आने लगा जहां पे जो रॉयल्टी है, जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनको मजाक उड़ाया जाने लगा उनका, और उनकी मोरालिटी, जो कहते हैं ना हम बड़े मॉरल लोग हैं, बहुत वैल्यू पे चलते हैं हम लोग, तो उनके वैल्यूज पर भी सवाल उठाया जाने लगा। सो इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था उस पर भी सवाल उठाए गए। कार्टून्स, कैरिकेचर्स आ गए थे जो कि ये सजेस्ट करते थे कि मोनार्की जो है वो सिर्फ अपने सेंसुअल प्लेजर्स में रहती है, और लोग जो है, कॉमन पीपल, जो आम आदमी है, वो सफर करता है, बहुत मुश्किलें झेलता है। तो लिटरेचर एक तरीके से ऐसा था बच्चों जो सार्कास्टिक था, मतलब मजाक तो उड़ा रहे हैं बट एक सीरियस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से कंडीशंस क्रिएट होती हैं फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 3 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुडंट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स
satisfy the ever increasing demand for books, give any 3 reasons. तो यहाँ बोला जा रहा है कि हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बदौलत जो डिमांड थी किताबों की, उसको कभी भी ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाई, कोई भी 3 रीजंस दीजिए। तो देखिए, एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन सभी रीजंस की वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिमांड नहीं फुलफिल कर पाती थी किताबों की, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज अ टायरसम वर्क, बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, हाई प्राइस, बहुत लोग लगते थे, लेबर लगती थी, डेलिकेट थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल थी, उनको जो है हर जगह कैरी करके नहीं लेके जाया जा सकता था, तो टाइम टेकिंग लेबोरियस टास्क था, इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, वेरी एक्सपेंसिव, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेरी फ्रैजिल, टूट फूट जाएंगी, फट फुट जाएंगी, ठीक है, और उनको हर जगह कैरी भी नहीं किया जाता था। तो दैट इज द रीजन कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स काफी अनसक्सेसफुल थी, वो लोगों की किताबों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। ओके, What was the Protestant Reformation? Protestant Reformation क्या था? तो Protestant Reformation एक ऐसी मूवमेंट थी which was dedicated to reform the Roman Catholic Church in the 16th century. Martin Luther was its chief preacher. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो एक ऐसी मूवमेंट है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए आई थी, ठीक है। इन द 16th सेंचुरी मार्टिन लूथर इसके चीफ प्रीचर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा था। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी 95 थीसिस, जहां पे इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स पे सवाल उठाए थे, उनको क्रिटिसाइज करा था और फिर उसकी कॉपी टंगा भी दी थी चर्च के आगे, है ना। और फिर बच्चों, जो लोग मार्टिन लूथर के साथ अलाइन करते हैं और कैथोलिक्स के खिलाफ जाते हैं, तो ये अपना एक अलग से सेक्ट भी बना लेते हैं, प्रोटेस्टेंट सेक्ट, और इसी को ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो ये जो डिविजन हुआ था चर्च में, तो इसी से ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमारी चालू हुई थी। और इसी के साथ हमारे जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज जो शायद मैं यहाँ पे मिस आउट कर रही हूँ, या फिर एक और चीज जो मैं आपको इस सेशन के एंड में बोलना चाहती हूँ, पढ़ना मत भूलिएगा, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी एक्स्ट्रा यहाँ लिख देते हैं, जो कि आपको एक होमवर्क ही समझ लो, दैट इज दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को गलती से भी छोड़ मत दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नोट मैं आपको दे रही हूँ। चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।